नमस्कार। ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में आज मनाए जा रहे काला दिवस यानी ब्लैक डे की और कश्मीरी पंडितों के अधिकारों की, उनके घर वापसी की। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीर के एक्टिविस्ट और रूट्स इन कश्मीर के संस्थापक सुशील पंडित। सुशील जी, ब्लैक एंड व्हाइट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभारी हूं, आपने मुझे आज इस संवाद का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुरुआत करते हैं आज जम्मू कश्मीर में मनाए जा रहे ब्लैक डे की, काले दिवस की। ये मैं दोबारा इस बात को बता दूं कि आज जम्मू कश्मीर में जो काला दिवस मनाया जा रहा है वो इस बात की याद दिलाता है कि कैसे आज ही के दिन यानी 22 अक्टूबर 1947 को इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान की फौज ने कबाइलियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान से कश्मीर को अलग करने के लिए कश्मीर पर हमला किया था और इसमें नरसंहार हुआ था। हजारों कश्मीरी मारे गए थे, उनकी बहु बेटियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था और आज एक बार फिर इस चीज को लेकर लोग वहां इकट्ठे हो रहे हैं। तो इस पर हम बातचीत की शुरुआत करते हैं सुशील पंडित जी से। सुशील जी, आप इस दिन को कैसे याद करते हैं? देखिए, इस विषय में श्रवण जी बहुत सी भ्रांतियां रही हैं और इसमें बहुत गड़बड़ की गई है, पानी मिलाया गया है, इतिहास में तोड़ मरोड़ कर तथ्य रखे गए हैं और जैसे जैसे नई जानकारियां सामने आ रही हैं आश्चर्य होता है। इस तोड़े मरोड़ने की घटनाओं में और इस दुष्प्रचार में हमारी भारत की अपनी व्यवस्था ने भी कम योगदान नहीं दिया है। अब जैसे आपने कहा कि ये कबाइलियों का हमला था, ऐसा बार बार कहा जाता है कि ये एक ट्राइबल रेड थी। पाकिस्तान फौज और कबायली ये कहा जाता है। जी जी जी। और हाल ही में फिर इसमें पाकिस्तान फौज और कबाइली जुड़ गए थे दोनों, ये बात भी सामने आई है। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि अभी भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में जब नहीं आए थे, जब अंग्रेज का शासन अभी चल रहा था, इस युद्ध की तैयारी तभी शुरू हो गई थी। इस युद्ध का नाम दिया गया था ऑपरेशन गुलमर्ग। ये तो इसके ऐतिहासिक विस्तृत प्रमाण हैं और इसकी जानकारी है कि लॉर्ड माउंटबैटन जम्मू कश्मीर राज्य के दौरे पर गए थे जून के महीने में जी। और वहां अपनी वार्ताओं में उन्होंने जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी को ये कहा, स्वयं कहा कि यदि जम्मू कश्मीर राज्य पाकिस्तान के साथ विलय चाहे तो इसमें भारत की व्यवस्था को, कांग्रेस के नेताओं को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि इसकी तैयारियां बहुत पहले शुरू हो गई थी। जून के महीने में जब लॉर्ड माउंटबैटन महाराजा से मिलते हैं तो उन्होंने उन्हें ये समझाया कि यदि महाराजा पाकिस्तान के साथ विलय चाहें या करें तो भारत के नेतृत्व को, भारत की व्यवस्था को, कांग्रेस के नेतृत्व को कोई आपत्ति नहीं होगी। और महाराजा की जो प्रतिक्रिया थी उसको देखकर लॉर्ड माउंटबैटन को लगा कि महाराजा इसके इच्छुक नहीं थे, पाकिस्तान के साथ विलय नहीं चाहते थे, नहीं करने वाले थे। इसी कारण जब वे लौटे तो गुपचुप उस अंग्रेज व्यवस्था में जो अभी भी जारी थी,
एक तय किया गया, ये योजना बनी कि कश्मीर को, जम्मू कश्मीर रियासत को बलपूर्वक पाकिस्तान में मिलवाया जाएगा। इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण मिलता है, एक ब्रिगेड मेजर थे ओंकार सिंह कलकट। जब विभाजन की तैयारियां हो रही थीं, तो जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसमें भी विभाजन होना था। उस आर्मी का एक हिस्सा पाकिस्तान जाना था, एक हिस्सा भारत में रहना था, और ये सैनिकों और अफसरों को तय करना था कि वो किस सेना में जाएंगे। जी। तो ओंकार सिंह कलकट उस वक्त बन्नू, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस जो आज है, जिसको तब फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे, वहां तैनात थे। ये ब्रिगेड मेजर थे। और इनकी जो ब्रिगेड के ब्रिगेडियर थे, उनकी अनुपस्थिति में ये सारी डाक खोलते थे, इनके पास सारी सूचनाएं आती थीं, और उन्हीं सूचनाओं के माध्यम से उन्होंने एक अत्यंत गोपनीय पत्र पढ़ा, और उसमें जनरल मैसर्वी, जो उस समय पाकिस्तान आर्मी के मुखिया थे, उनका पत्र ब्रिगेडियर मरे, जो ब्रिगेड मेजर कलकट के अधिकारी थे, उनके नाम ये अत्यंत गोपनीय पत्र था, जिसमें कहा गया था कि 22 अक्टूबर को फौजें जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करेंगी, और उसका विस्तृत ब्यौरा, उसकी पूरी योजना उस पत्र में संलग्न थी। तो ये जानकारी किसी तरह, ये मेजर कलकट जब किसी तरह पहुंचे भारत, और उन्होंने यह जानकारी भारत के सैन्य अधिकारियों को, यहां तक कि उस समय जो हमारे रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, उनको दी, लेकिन जनरल हेडक्वार्टर्स और रक्षा मंत्री ने इस पर विश्वास नहीं किया। इस पर एक पुस्तक छपी, जो तैयार तो 1965 में हो गई थी, लेकिन उसको भारत के रक्षा मंत्रालय ने 1987 में, 87 में, 22 साल बाद छापा, और उस पुस्तक का नाम है जम्मू कश्मीर ऑपरेशंस। इसके प्रकाशक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। यानी अंग्रेज फौज, अंग्रेज प्रशासन की ही इच्छा नहीं थी कि जम्मू कश्मीर राज्य भारत में आए, और उसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि जो शीत युद्ध शुरू हो चुका था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और उसमें सोवियत संघ भारत की उत्तरी सीमा तक पहुंच गया था, वहां पर अपनी एक सामरिक दृष्टि से अड्डा बनाने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य और उसके अमेरिकी मित्र चाहते थे कि एशिया में, भारत के उत्तर में, बीचों बीच, खासकर जहां चीन की भी सीमा लगती हो, सोवियत रूस भी सामने आ गया हो, वहां पर अपनी सामरिक उपस्थिति दर्ज हो, उपलब्ध हो, और उसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य पाकिस्तान में आए। क्योंकि पाकिस्तान को बनाने का पूरा प्रोजेक्ट जो था वो ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रोजेक्ट था, जिसके तहत भारत का विभाजन हुआ। और इस दृष्टि से अंग्रेज सेना, पाकिस्तानी सेना ने कबायलियों का एक मुखौटा जैसे ओढ़ लिया, पठानों को मोबिलाइज किया गया, और उनको इसका चेहरा बनाकर अपनी इस करतूत को छुपाने के लिए भारत पर युद्ध थोप दिया। और उस दृष्टि से जब इन्होंने कबायलियों को आगे किया, और कबायली किसी सेना के अनुशासन में नहीं होते हैं, उन्हें लालच ही ये दिया गया था कि आइए लूटिए, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। और उसके लिए जितनी भी
लॉजिस्टिकल तैयारी थी, आने जाने की, हथियार की, गोले बारूद की, योजना की, रास्तों की, उस सब की तैयारी में ब्रिटिश सेना और पाकिस्तानी सेना पूरी तरह मुस्तैद थी। तो ये एक जानकारी है जो हमें भूलनी नहीं चाहिए। जी और इसी को पुष्ट करता हुआ एक और वाकया हुआ गिलगिट बाल्टिस्तान में। गिलगिट स्काउट्स के मेजर ब्राउन थे, उन्होंने इसी योजना के तहत वहां पर महाराजा के झंडे को नीचे उतारकर पाकिस्तान का झंडा लहराया। वो मेजर ब्राउन आर्मी में, सेना में नियुक्त अफसर थे। अपने अधिकारियों की अनुमति के बिना वो ये कृत्य नहीं कर सकते थे। उन्होंने ये काम किया यानी उनके अधिकारियों की रजामंदी थी। अगर अधिकारियों की रजामंदी नहीं थी और वो उन्होंने अपने निर्णय से ये काम किया तो उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए था। लेकिन वो जब रिटायर होकर के अपने वतन विलायत वापस गए तो उन्हें नाइटहुड दिया गया, उन्हें सर की उपाधि दी गई। इसका मतलब ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश सेना और उसके उच्च अधिकारी इस पूरी योजना में सम्मिलित थे। और इसी तरह पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान का निर्माण हुआ। गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान को सौंपा गया और जम्मू कश्मीर राज्य पर आक्रमण किया गया 22 अक्टूबर। जी। अच्छा, इसमें आपके परिवार के संस्मरण क्या है? वो इस दिन को कैसे याद करते हैं? आपके माता पिता, आपके दादा या परिवार के और लोग? जी, जो मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है वो ये है कि कश्मीर में तब एक अफरा तफरी का वातावरण था, क्योंकि महाराजा ने भारत से मदद मांगी और भारत ने मदद करने से इनकार कर दिया। मानो भारत की व्यवस्था भी, भारत के प्रधानमंत्री उस समय कश्मीर को सीधे देख रहे थे और भारत के प्रधानमंत्री ने मदद करने से इनकार कर दिया। मानो वो उस अंग्रेज योजना को ही पुष्ट करने में लगे हुए थे और उनका आग्रह था महाराजा हरि सिंह से कि मैं तब ऐसा मानूंगा, क्योंकि भारत की सेना तो भारत की रक्षा के लिए है, जम्मू कश्मीर भारत का अंग नहीं है, तो हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। इस पर 24 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने एक तरफा बिना शर्त विलय का एक्सेशन डॉक्यूमेंट 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के पास भेजा, जो प्रधानमंत्री ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक शेख अब्दुल्ला को आप प्रधानमंत्री नियुक्त करके वार्ता के लिए नहीं भेजेंगे, तब तक आपसे कोई वार्ता ही नहीं होगी। और वार्ता तो छोड़िए, आपके बिना शर्त विलय को भी नहीं माना जाएगा। आपको हम किसी भी श्रेणी में मान्यता देते ही नहीं है आपसे किसी भी तरह का व्यवहार रखने के लिए। तो ऐसे में 26 अक्टूबर को महाराजा को अपमान का घूंट पीकर, क्योंकि कश्मीर को बचाना था, शेख अब्दुल्ला के हाथ वो विलय का पत्र भेजा गया, जिस पर बहस और आनाकानी और नानुकुर के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सहमति दी और लॉर्ड माउंटबेटन ने महाराजा के साथ उस पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को स्वीकार किया। लेकिन इन 5 दिनों में 22, 23, 24, 25, 26 जब कश्मीर में कोई सुरक्षा का समुचित प्रबंध नहीं था, महाराजा की सेना के मुसलमान सैनिकों को एक काफिर महाराजा के विरुद्ध द्रोह करने के लिए तैयार कर लिया गया था। उन्होंने न केवल द्रोह किया बल्कि अपने साथी हिंदू सैनिकों, सिख सैनिकों, डोगरा सैनिकों, गुरखा सैनिकों को रात में सोते में कत्ल कर दिया, उनके हथियार छीन लिए। तो सेना में बहुत बड़ी तितर बितर हो गई थी, सुरक्षा का समुचित प्रबंध नहीं था। तो किसी तरह आम नागरिकों ने डंडा लाठी लेकर, मोर्चे बनाकर, रात रात भर पहरा देकर अपनी किसी तरह सुरक्षा की। और ऐसे में महाराजा के मुश्किल से कुछ 100 सैनिक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की अगुवाई में
उरी पहुंचते हैं, वहां नाकेबंदी की इस छोटी सी टुकड़ी ने जितनी देर तक रोक सके रोका, सभी खेत रहे, लास्ट मैन लास्ट बुलेट जिसे कहते हैं। एक एक व्यक्ति बहुत बहादुरी से लड़ा, अपनी सबसे बड़े बलिदान को उन्होंने वहां अर्पित किया और बड़ी सूझबूझ के साथ उनके आगे बढ़ते लश्कर को रोका, उड़ी का पुल उड़ा दिया जिससे उनकी गाड़ियां ना आ सकें। बहुत बहादुरी के साथ लड़े। उसके बावजूद बारूमुल्ला पहुंचकर इन लुटेरों ने, इन सैनिकों ने वहां के हिंदुओं और सिखों का नरसंहार किया, वहां की महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। वहां का एक कॉन्वेंट था, वहां की नन्स के साथ मैस रेप हुआ, घर जला दिए गए, दुकानें लूट ली गईं, लोग मारे गए। एक बहुत बहादुर नौजवान था बारामुल्ला का, मकबूल शेरवानी, उसने भी कोशिश करके इनकी श्रीनगर के रास्ते में व्यवधान डाले। उन्होंने जब रास्ता पूछा श्रीनगर का तो उसने भटका के इनको दूसरी ओर भेज दिया और उसको अपनी जान देकर के इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उसे बहुत बुरी तरह यातना देकर के मारा गया। अच्छा, तो ये ये जी 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 बोलिए। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर रमेश तामीरी, वो इस पर गहन शोध के बाद एक विस्तृत वृतांत लिख रहे हैं, कैसे कैसे किस किस गांव में किस किस परिवार के साथ क्या क्या हादसे हुए, कैसे स्थानीय लोगों ने भी कबायलियों के साथ मिलकर वहां की हिंदू जनसंख्या का उत्पीड़न किया। इसके भी बहुत हृदय विदारक विस्तृत जानकारियां अब जुटाई गई हैं, छपने वाली हैं और जल्दी ही ये पुस्तक सामने आएगी। अच्छा, एक सवाल इसी से जुड़ा है, वो यह है कि क्या आज इसका औचित्य आप क्या देखते हैं? जम्मू कश्मीर में जो अभी स्थिति है, धारा 370 35A हटाने के 1 साल के बाद ये जब दिन आया है, तो इन सारी चीजों को याद करने का आज के दिन क्या संदर्भ है, क्या औचित्य है? देखिए, बहुत जरूरी है कि हम इतिहास से सीखें और इतिहास से सीखकर अपने वर्तमान में भविष्य के लिए नीतियां और निर्णय तय करें, क्योंकि इसके अभाव में हम जो भी तय करेंगे वो फिर उन्हीं गलतियों से, उन्हीं लापरवाहियों से भरे हुए निर्णय होंगे जिनके कारण हमें इतना बुरा समय देखना पड़ा। अब जैसे एक बहुत बड़ा निर्णय ये है कि क्या हम जिहाद का दिल जीत सकते हैं? आज की जो सत्ता है, शासन है, शासक हैं, वो अभी भी इस बात पे अड़े हुए हैं कि हम फिरौती अदा करके शांति खरीद सकते हैं, हम विकास करके दिल जीत सकते हैं, हम बातचीत करके मसला कश्मीर का हल ढूंढ सकते हैं। वो मानसिकता से अनभिज्ञ हैं। ये इस बात की ढिठाई पर अड़े हुए हैं कि हमने तो जिहादियों के हाथ में तिरंगा थमा के उनके मुंह से भारत माता की जय बुलवाना ही है और ऐसे में कोई भी खर्च बहुत बड़ा खर्च नहीं होगा, कोई भी कीमत बहुत बड़ी कीमत नहीं होगी। जो लोग इतिहास से नहीं सीखते, जिन लोगों के पास जानकारियां नहीं है, वो इस तरह के प्रयोग वर्षों से कर रहे हैं और उनकी मूर्खता का जो खामियाजा है, जो कीमत है, वो देश को और उन निरपराध निहत्थे नागरिकों को चुकानी पड़ती है जो फिर इस हिंसा का शिकार होते हैं जो जमीन पर इस देश के विरुद्ध की जाती है। जी, एक और इसलिए इन जी घटनाओं को याद करना, इसलिए अपने शत्रु बोध को, अपने संकट बोध को दुरुस्त करना
उसमें किसी पाखंड, किसी लाग लपेट की गुंजाइश नहीं छोड़ना, ये बहुत आवश्यक, बहुत जरूरी पड़ जाता है। अच्छा, आज के दिन यानी 22 अक्टूबर 1947 में जो हुआ वो दिन, और 19 जनवरी 1990 जब कश्मीरी पंडितों को घाटी से, कश्मीर से भगाया गया, इसे आप कैसे देखते हैं? ये लगभग एक जैसी ही त्रासदियां थी। उस समय मुजफ्फराबाद से, उरी से, बारामूला से, मीरपुर से, पुंछ से, राजौरी से, भिंबर से, स्कर्दू से, गिलगिट से हिंदू और सिख भयभीत होकर, आतंकित होकर, लुटकर, पिटकर, मरकर, सामूहिक दुष्कर्म का शिकार होकर भागे थे शरण लेने भारत की ओर। और 1990 में वही जो तब 50 साल पहले लुटपिट कर भागे थे, 40 साल पहले लुटपिट कर भागे थे, वो फिर से भागे और भीतर भारत की ओर, क्योंकि भारत की राज्य व्यवस्था ने कश्मीर के, जम्मू कश्मीर राज्य के भारत में विलय के बाद तश्तरी में रखकर उन्हीं लोगों को वो सत्ता सौंप दी थी जिन्होंने जिहाद करके कश्मीर के उन हिस्सों से बौद्धों को, सिखों को, हिंदुओं को दर दर की ठोकरें खाने पर, आतंकित होकर पलायन करने पर मजबूर कर दिया था। अब आते हैं धारा 370 और कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर। ये बहुत सारी चीजों को लेकर अभी भी जनमानस में एक तरह का कंफ्यूजन है कि कश्मीरी पंडित का जो मुद्दा है और धारा 370 है, वो एक दूसरे से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। देखिए, अनुच्छेद 370 क्या है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश होनी चाहिए। नहीं, आपका 370 से कोई लेना देना है या नहीं? कश्मीरी पंडितों का इससे, धारा से कोई सीधा लेना देना है कि नहीं? बिल्कुल, ये तो हम पर मार पड़ी। अनुच्छेद 370 हमारे गले में फांसी के फंदे की तरह डाला गया। लेना देना क्यों नहीं है? उसी अनुच्छेद 370 के कारण 1990 में जाति संहार हुआ हिंदुओं का, कश्मीर घाटी को हिंदुओं से खाली करा लिया गया। लेना देना क्यों नहीं है? तो 370 करता क्या है, कहता क्या है जिसके कारण ये सब हुआ? ये मैं आपके दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 370 जम्मू कश्मीर राज्य में भारत के संविधान को लागू होने से रोकता है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य में भारत की सर्वोच्च सार्वभौम संस्था, हमारी संसद, चुनी हुई संसद को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रखता है। तो संसद के अधिकार क्षेत्र में यदि जम्मू कश्मीर नहीं है, तो जो भी वो नियम कानून विधान में संशोधन करते हैं वो कश्मीर पर लागू नहीं हो पाते, और संविधान भी कश्मीर पर लागू नहीं हो पाता। तो इस दृष्टि से कश्मीर की व्यवस्था, भारत की जो लोकतांत्रिक, संवैधानिक, गणतंत्रिक व्यवस्था है, उसको उसके बाहर रखा गया। और औचित्य क्या दिया गया कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य है। अगर वो मुस्लिम बहुल राज्य है तो हमारे देश का पंथनिरपेक्ष संविधान, लोकतांत्रिक संविधान, संसदीय प्रणाली का संविधान और उसके अव्यय जैसे सुप्रीम कोर्ट है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, इलेक्शन कमीशन है, इनका अधिकार क्षेत्र जम्मू कश्मीर नहीं रहेगा। तो वहां क्या चलेगा? वहां के स्थानीय नेताओं की मनमर्जी चलेगी। तो उसको भारतीय राज्य व्यवस्था में एक मुस्लिम अधिकार क्षेत्र का स्थान बनाकर, यानी आप सोचिए कि भारत की सीमा के अंदर एक पाकिस्तान बना करके छोड़ दिया गया। और हम लोग जो वहां के अल्पसंख्यक थे, हिंदू थे, सिख थे, बौद्ध थे, हम उनके पास जैसे बंधक होते हैं,
गारंटी होते हैं ना कि ये पकड़िए, जी हमारी तरफ से बंधक, हमारा परिवार का एक सदस्य आपके यहाँ बंधक है, जी जी बंधुआ है, और जी ये जी गारंटी है कि हम आपके प्रति नेक नियत रखेंगे, आप इसका जो मर्जी चाहे करें। हमने आप पर आंख मूंद कर विश्वास किया। तो हम भारतीय सेक्युलरिज्म का एक चेक थे, ब्लैंक चेक थे। हम भारतीय पंथ निरपेक्षता के लिए रेत की बोरी की तरह वहां रखे गए। जिहाद भारत की तरफ ना आए और जिहादी भारतीय व्यवस्था पर विश्वास करें, उस तरह हम उन्हें सौंप दिए गए कि इनका जो मर्जी चाहे करें। और उन्होंने पहले हमारे साथ भेदभाव किया, सामाजिक विद्वेष आया, उत्पीड़न हुआ, नागरिक अधिकारों से वंचित रखे गए। पूरे देश में जिन्हें हम मूलभूत अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, वो कश्मीर में हमारे पास उपलब्ध नहीं थे। देश भर में अल्पसंख्यकों के लिए बहुत से प्रावधान हैं, वो कश्मीर में जो हम अल्पसंख्यक थे उनके लिए नहीं थे, बल्कि कश्मीर का जो बहुसंख्यक, आक्रामक बहुसंख्यक था, उसने अपने आप को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया। भारतीय संविधान के उस प्रावधान को तो लागू कर दिया कश्मीर में, शेष भारतीय संविधान लागू नहीं किया। तो अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय केंद्र सरकार की जो नीतियां थी, उसका सारा लाभ वो वहां के आक्रामक बहुसंख्यक ले लेते थे, और जो हम वहां के अल्पसंख्यक थे वो बहुसंख्यक समझे जाते थे। तो इस तरह की विकृतियां हमने झेली अनुच्छेद 370 के कारण, अनुच्छेद 35 कैपिटल ए के कारण। तो लेना देना क्यों नहीं था, सिर्फ देना ही देना था, लेना कुछ नहीं था। तो और अब तो वो देना भी हमारी स्वेच्छा से, स्वीकृति से नहीं था, हमसे छीना गया, हमसे नहीं पूछा गया। जी। अब तो धारा 370 और 35A को हटे 1 साल हो गया, लेकिन कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वापसी को लेकर कोई ठोस सूचना, कोई ठोस कार्यक्रम अभी तक सामने नहीं आया है। आप ठीक कहते हैं, अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A संसद में एक घोषणा करके और राष्ट्रपति महोदय द्वारा कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करके निष्प्रभावी कर दिए गए हैं। लेकिन ये एक घोषणा और कागजी कार्रवाई बन के रह गया है। इन अनुच्छेदों के अंतर्गत जो व्यवस्था 70 साल कश्मीर में पनपी, इनकी आड़ लेकर, क्योंकि ये स्वायत्तता देने वाले अनुच्छेद माने गए, बताए गए, तो उस स्वायत्तता की आड़ में कश्मीर की समूची व्यवस्था को जो विकृति देखनी पड़ी, जो जिहाद का शिकंजा कसा गया, चाहे वो वहां की शिक्षा व्यवस्था में हो, वहां की नौकरशाही में हो, वहां की न्याय व्यवस्था में हो, वहां के मीडिया पर हो, वहां के उच्च शिक्षा संस्थानों में हो, वहां के आम नागरिक समाज में हो, उस सब का शिकंजा ढीला करने के लिए जमीन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ महीनों के लिए कुछ नेता बहुत सुविधाजनक वातावरण में नजरबंद कर दिए गए सरकारी खर्चे पर, 5 स्टार कंफर्ट दिया गया उनको, और वो फिर बिना शर्त छोड़ भी दिए गए। तो अब तो वापस लेकिन आकर वो कह रहे हैं कि धारा 370 फिर बहाल करेंगे, वो चीन हाँ, से तो भी वो मदद इसी, लेंगे। बिल्कुल ये हमारी नालायकी का सबूत है, और वो पहचान गए हैं। देखिए, हम जितने भी मूर्ख हों, दुश्मन भांप जाता है ना कि ये कितने नादान, कितने भोले, कितने मूर्ख हैं, और वो इस मूर्खता का लाभ लेता है। वो निर्णय लेने के बाद, ऐसी घोषणाएं करने के बाद 1 साल तक इस सरकार को सूझा ही नहीं कि आगे करना क्या है। केवल कुछ दिन टेलीफोन बंद कर देने से, कुछ हफ्ते मोबाइल फोन बंद कर देने से, और कुछ महीने इंटरनेट को धीमी आंच पर पकाने से
आप जिहाद का जबड़ा नहीं तोड़ सकते। और ये सब करने के बाद अब बिना शर्त सब कुछ बहाल हो रहा है, तो इनको समझ में आ गया है कि ये मूर्खों की जमात है, इनको कुछ पता नहीं है कि कश्मीर में आगे क्या करना है, ये फिर वही ढाक के तीन पात लाने वाले हैं। तो इनके हौसले बुलंद हो गए हैं। और उधर क्योंकि सीमा पर चीन आ धमका है, तो इनको लगता है कि अब तो मामला बन जाएगा। देखिए, जब तक पाकिस्तान के 1971 में भारत ने 2 टुकड़े नहीं किए थे, तब तक इनको होश नहीं आया था। तो हम आज भी फिर उसी स्थिति में पहुंच गए हैं। जब तक चीन के दांत खट्टे नहीं होंगे, जब तक पाकिस्तान को अपनी औकात नहीं दिखाई जाएगी, उनको अपनी स्थान पर नहीं लाया जाएगा, तब तक ये लोग चीन और पाकिस्तान क्या, साक्षात शैतान आ जाए तो उसके साथ हाथ मिला लेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में जो हिंदुओं के प्रति घृणा है और जो देश के प्रति वैमनस्य है, विष है, उसको बढ़ाने का काम तो हमारी व्यवस्था ने किया है। उस सांप को दूध पिलाने का, लाखों करोड़ रुपए देकर के दूध पिलाने का काम हमने स्वयं किया है। तो आज हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि ये लोग ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हैं, ये काम क्यों कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक सवाल आपके मन में कभी ये दुख जागता है कि 1990 से 2020 तक 30 साल हो गए और इस देश में कश्मीरी पंडितों के लिए जो दबाव बनना चाहिए था देश के बाकी हिस्सों में कि कश्मीरी पंडितों को वापस भेजा जाए, वहाँ उनके सुरक्षित रहने की व्यवस्था हो, वो सुकून की जिंदगी वहाँ जी सकें दोबारा, इसे लेकर देश में जैसा दबाव बनना चाहिए था वो कभी नजर नहीं आया। तो आपको हिंदुओं का जो बाकी हिस्सा है, आपको इस बात को लेकर कोई दुख है, खेद है कि लोग हमारा, बाकी हिंदू हमारा साथ नहीं दे रहे हैं? श्रवण जी, शुरू में ये एक शिकायत रहती थी कि देश चुप रहा और कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, किसी ने कुछ नहीं कहा, उफ नहीं किया, पूछा नहीं, देश की सत्ता से, व्यवस्था से हिसाब किताब नहीं मांगा। लेकिन इतने वर्षों बाद अब हम अपना दुख तो क्या बोलें, हमें ये समझ आ गया है कि इस देश की भी वही दुर्गति होने वाली है जो हमारी कश्मीर में हुई थी। क्योंकि पूरे देश भर में 500 से ज्यादा कश्मीर इस वक्त रिसते हुए घावों की तरह फूट पड़े हैं। तो ये देश हमारा तो पता नहीं क्या करेगा, कब करेगा, करेगा भी कि नहीं करेगा, ये स्वयं को संभाल ले। क्योंकि जब कश्मीर में स्थितियां बिगड़ी तो हमने इस देश में शरण ली। इस देश में जब स्थितियां बिगड़ेंगी तो ये देश कहां शरण लेगा? मुझे तो कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। तो ये देश स्वयं को संभाल ले, वही बहुत बड़ी गनीमत है। क्योंकि दिल्ली के मोहल्लों से हिंदू पलायन कर रहे हैं। दिल्ली के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऐसे बहुत से कस्बे, गांव हैं जहां से हिंदू पलायन कर रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में, बंगाल में, असम में, बिहार में, यूपी में हिंदू पलायन कर रहे हैं। हिंदू पलायन कहां से नहीं हो रहा? दक्षिण भारत से हिंदू पलायन कर रहे हैं। भटकल जैसे शहर में 98% जनसंख्या केवल मुस्लिम जनसंख्या है, जो 2-2.5% हिंदू हैं, वो भी शहर के किनारों किनारों पर बसे हैं और अपना सामान समेटकर निकलने की जुगत में। जी। बड़े बड़े कस्बे और जिले जो हैं, वो देखते ही देखते वहां की जनसंख्या का अनुपात इतना बिगड़ा है पिछले 30-40 सालों में कि वहां हिंदुओं का रहना, अपनी मां बेटियों के साथ जीवन बसर करना तो दूर की बात है। ये परिस्थितियां हैं तो ये दिखाई पड़ती हैं। अच्छा। जब ये देखते हैं तो हम क्या शिकायत करें? हम्म। तो अभी जो माहौल है उसमें आपको लगता है कि अभी निकट भविष्य में या आगे आप लोगों की वहां वापसी हो पाएगी? श्रवण जी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप उसी से समझ जाइए। जम्मू कश्मीर राज्य में कश्मीर घाटी के अंदर एक जिला है जिसका नाम है बांदीपुर, बांदीपुरा कहते हैं। बांदीपुरा में भाजपा के एक नेता, जिला स्तर के वो अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका नाम था वसीम बारी।
उनको, उनके भाई को और उनके पिता को जून के महीने में, नहीं, जुलाई के महीने में गोली मार दी गई। एक ही घर में 3 लोग ये अपने स्थानीय पुलिस थाने से मुश्किल से 80-90 गज दूर रहा करते थे और इनको 11 पीएसओज की सुरक्षा प्रदान की गई थी। समझ गया मैं। जुलाई के महीने में केंद्र का शासन है, गवर्नर का शासन है, और उस शासन में इनके घर में 3 लोगों को गोली मार दी गई। चलिए, गोली किसी को भी मारी जा सकती है, ये तो समझ में आता है। उसके बाद इन 3 शवों को स्थानीय कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह नहीं मिली। इनका फातिहा पढ़ने के लिए कोई मौलवी आगे नहीं आया। ये वहां के स्थानीय मुसलमान हैं। जेसीबी बुलाकर इनके खेत को खोदकर 3 कब्रें वहां बनाई गई और एक पीएसओ ने इनका नमाज जनाजा पढ़ा। भाजपा के शासन में, गवर्नर के शासन में, भाजपा के नेता की, मुसलमान नेता की घाटी के अंदर यह हालत है। ऐसी घृणा में हम वहां जाकर के रह पाएंगे, इसका आकलन आप स्वयं कर लीजिए। अच्छा सुशील जी, हमारे पास आज इतना ही वक्त था, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आभारी हूं। तो ये था आज का ब्लैक एंड व्हाइट। अगले एपिसोड में हम किसी नए विषय को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।